जय हिंद साथियों। द पीएच क्लासेज की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। जी हाँ साथियों, इस क्लास में हम सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। यह होने वाली है हमारी क्लास 3 सीडीपी सीरीज की, जिसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं सी टेट, एच टेट, यूपी टेट और बाकी अदर टेट एग्जाम्स के अंदर। तो साथियों, आज की इस क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, द पीएच क्लासेज एकमात्र चैनल है जहां पर आपको सी टेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसपी, यूपी टेट, एच टेट आदि की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, वो भी आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। आज की इस क्लास के बारे में थोड़ा सा अगर हम और डिस्कस करें, टॉप 30 सीडीपी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सी टेट, एच टेट, यूपी टेट और बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर जहां पर सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम शुरुआत करते हैं। While participating in the sports competition, क्लास तनुज अपने दोस्त को बताता है that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope. Now, because she is a girl and girls cannot throw the javelin, this depicts, यानी कि यह क्या चीज प्रदर्शित करता है? तनुज द्वारा अपने दोस्त को यह कहना कि वह तो नीरज चोपड़ा के जैसे भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, लेकिन उसकी बहन जो सिर्फ है वो स्किप रोप में हिस्सा लेगी। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, उसने लिंग के आधार पर यह तय कर दिया कि कौन व्यक्ति क्या खेल खेलेगा। अक्सर समाज के अंदर लड़कियों को कुछ ऐसे खेल दिए जाते हैं जैसे बैडमिंटन वगैरह, वो सारी चीजें व्यक्तियों की यह सोच को प्रदर्शित करते हैं कि लिंग के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं को तय किया जा सकता है, जबकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वह अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर अपनी लक्ष्यों को पा सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यह जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है हमारे सामने। तो यहां पर न ही जेंडर कॉन्स्टेंसी है, न ही इक्विटी है, न ही इक्वलिटी है, ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन 4 और जेंडर स्टीरियोटाइप से टीचर को क्लास के अंदर बचना चाहिए। जहां पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि बच्चा अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर देता है, यानी कि जो टीचर ने भी सोचा नहीं है वो आंसर हो सकता है बच्चे के अनुसार। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका हम उदाहरण मानेंगे। और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब, अगर हम 3 इडियट्स मूवी की बात करें तो जो रेंचो की जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट है, और जबकि जो दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल रटता है सारे क्वेश्चंस को, उसकी थिंकिंग कन्वर्जेंट है। चलिए हम ऑप्शंस पे जाते हैं। एनकरेजेज मल्टीपल आंसर, हाँ जी, डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत सारे उत्तरों को एनकरेज करती है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो फिक्स होती है एक ही करेक्ट सॉल्यूशन पे। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन 2 को अगर हम देखें, इज फिक्स्ड ऑन द 1 करेक्ट आंसर, जी नहीं। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमें मानना है कि प्रतिभाशाली या रचनात्मक बच्चे की पहचान है डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक बच्चा जो अपनी मूल रचना के आधार पर नए नए तथ्यों को सीख पाता है या समझ पाता है, वही उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में अगर हम बात करें, कन्वर्जेंट थिंकिंग साथियों उस सोच को कहेंगे जहां पर टीचर ने जो लिखवाया, यानी बंदर के जैसे नकल करना कन्वर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 की जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो एनकरेज करती है मल्टीपल आंसर को, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो सिर्फ फिक्स रहती है एक ही करेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चंस को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। तो साथियों आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। अभी इसने ये पूछ लिया कि इनमें से करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो 3 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे जो करेक्ट होंगे, और चौथा ऑप्शन मिलेगा जो करेक्ट नहीं है, उसको हम टिक करेंगे आंसर की फॉर्म में।
तो यहाँ पर गिवन है इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी कि किसी का बहिष्कार ना करे, किसी को बाहर ना निकाले, सभी को अपने अंदर शामिल करें। तो इंक्लूसिव का मतलब भी यही है कि समावेशी, यानी सभी को अपने अंदर शामिल करना। ऑप्शन 2 अगर हम देखेंगे, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स अडोप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट्स नीड ऑफ ऑल द लर्नर्स, यानी कि अगर आपकी कक्षा में 5 अलग अलग तरह के विद्यार्थियों के समूह हैं या विद्यार्थी हैं, तो हम हर एक बच्चे की सेटिस्फाई करने के लिए, उसके स्पोर्ट्स, उसकी नीड्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी शिक्षा शास्त्र के अंदर बदलाव करेंगे, और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मानना है। तो साथियों ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 3 में अगर हम देखें, एन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट्स डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज स्टाइल्स एंड द प्रमोट्स कोलैबोरेशन। जी हाँ साथियों, अलग अलग भाषा को एक समावेशी शिक्षा एक स्रोत के फॉर्म में, एक रिसोर्स के फॉर्म में देखती है और सभी का समायोजन करती है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलम एंड द स्टैंडर्ड असेसमेंट, यानी कि आपने निश्चित कर दिया कि भाई एक ही करिकुलम है, एक ही पाठ्यचर्या है और मानक मूल्यांकन होगा। तो जबकि मूल्यांकन लचीला होना चाहिए, हर एक बच्चे का मूल्यांकन एक अलग तरीके से होना चाहिए, मूल्यांकन को व्यापक होना चाहिए, कंप्रहेंसिव होना चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन 4 गलत है होगा इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा के अनुसार, और एक्चुअली में यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन में कि समावेशी शिक्षा के बारे में हमें वो कथन ढूंढना है जो सही नहीं है। आगे बढ़े, अगर हम असर्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन है। असर्टिव रीजनिंग में पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। अगर दोनों सही हैं तो क्या जो असर्शन है उसको रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। Learners construct their own knowledge based on what they already know, यानी कि विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं उसी के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। मान के चलिए बच्चे को पता है कि 4 पैरों वाले जानवर को, अगर हम कहेंगे कि 4 पैरों वाला जानवर, 4 पैरों वाले किसी भी जीव को हम जानवर कहते हैं, तो बच्चे की ये पहले से अगर पूर्व सूचना है और उसने देख लिया किसी कुत्ते को, तो उसको ये समझ में आएगा कि यह भी एक जानवर है, यानी कि पूर्व ज्ञान आपके सीखने का आधार बनता है। फिर हम इसका कारण ढूंढते हैं, फाइंडिंग पैटर्न्स, यानी बच्चे ने पैटर्न फाइंड आउट किया, एंड मेकिंग लिंक विद द प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, यानी बच्चे ने अगर अपने पहले का ज्ञान है उसके पास, बच्चे ने पैटर्न ढूंढा, पैटर्न ढूंढने पर उसको ये पता लगा कि भाई ये जो मैं सामने देख रहा हूं यहाँ पर उसके उस जीव विशेष के 4 पैर हैं, और इन 4 पैरों की वजह से उसने लिंक किया अपनी प्रीवियस नॉलेज को और उसने प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है, और इसी कारण की वजह से ऊपर वाला जो कथन है, असर्शन है, वो सही साबित हुआ, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो ए है वो उसकी सही व्याख्या आर के द्वारा की जाती है। साथियों ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द चिल्ड्रन अक्रॉस द कल्चर्स, यानी कि अलग अलग कल्चर के अंदर, अलग अलग संस्कृतियों के अंदर बच्चे अपने बचपन को अलग अलग तरीके से जीते हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, बच्चे का विकास सार्वभौमिक है। तो साथियों यहाँ पर संस्कृति विशेष के अंदर बच्चे के अनुभव तो अलग हो सकते हैं, यानी कि हरियाणा पंजाब में रहने वाला व्यक्ति और उसका बच्चा या बच्चे का बचपन अपने अलग एक्सपीरियंस लेगा, जबकि अरुणाचल के किसी पहाड़ पर रहने वाला एक बच्चा, उसका बचपन अलग अनुभवों के साथ होगा। लेकिन दूसरा जो कथन है कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, कि ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक तो है परंतु पर्यावरण का इसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। सार्वभौमिक होने का मतलब तो ये हो गया साथियों, चाहे बच्चा यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन जो आर है, जो रीजन है, वो गलत है, और ऑप्शन ए जो है असर्शन है वो बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम ऑप्शंस में देखें 1 2 3 4 में साथियों, तो हमें जाना पड़ेगा 3 के साथ। ए इज ट्रू
बट आर इज फॉल्स। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे सामने अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, यानी कि जो आपका आरोपण सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन द परसिस्टेंट एफर्ट। अब परसिस्टेंट एफर्ट का मतलब है लगातार कोशिश बच्चा करता है, एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस में उससे सुधार भी होता है, एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर द सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर द फेलियर। तो अगर हम निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना रहेगी? बेहतर प्रदर्शन की संभावना साथियों तभी रहेगी जब बच्चे को यह पता है कि अगर मैं अच्छा काम, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी मेहनत करने पर ही अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरा, अगर मैं असफल हो रहा हूं, सफलता और असफलता दोनों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करते हैं कि जब उनके मार्क्स नहीं आए, मार्क्स नहीं आने पर बच्चे कहते हैं कि एग्जाम हार्ड था, क्वेश्चंस बाहर से आ गए। यही हमारे अलग अलग एस्पिरेंट्स के साथ होता है जो सीटेट, एचटेट या बाकी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्वेश्चंस बाहर से आ गए, सिलेबस से बाहर से क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर एग्जाम सही हो गया तो मैंने खुद ने अच्छा काम किया था। तो साथियों एग्जाम का हार्ड आना या एग्जाम का आसान आना सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन असफलता और सफलता दोनों के लिए जो आंतरिक आरोपण है, यानी कि अगर हम कहें इंटरनल एट्रीब्यूशन, वो ये कहता है कि अगर मैं सफल हूं तो मेरी मेहनत की वजह से, और असफल हूं तो भी मेहनत ना करने की वजह से। तो साथियों आप भी सभी अच्छे अभ्यर्थियों को इस आरोपण सिद्धांत का पालन करना चाहिए। असफलता और सफलता दोनों के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार भी हैं। अब चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हमें यह जानना जरूरी है कि जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में अपना अवधारणा दी थी, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो है जिसमें बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर एक्सपीरियंस करता है और करके सीखने के सिद्धांत इसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर हम लागू करें। उसके बाद ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज द बेस्ट वे। क्या बच्चों के सिर्फ मानकीकृत प्रशिक्षण ही सबसे अच्छा? नहीं जी। छात्रों को अपने शिक्षकों के साथ ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी द एक्टिव लर्नर। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक टास्क। ये बिल्कुल सही है कि रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर होना चाहिए। और पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक यानी हर क्लास में एक जैसा, हर एक क्लास में एक जैसी पाठ्यचर्या, और पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती। इसका उदाहरण अगर हम देखें, कई बार हम क्लास में जाते हैं और हम सोच कर जाते हैं कि आज हम एक टॉपिक पी को पढ़ाने वाले हैं, और मान के चलिए हम प्रोनाउन को पढ़ाने वाले हैं। टीचर ये सोच के गया कि प्रोनाउन को पढ़ाने वाले हैं, पर बच्चों को अगर नाउन का पता नहीं है तो टीचर को ये नहीं चाहिए कि वो सीधा प्रोनाउन का पूरा लेक्चर बच्चों को सुना दे या उससे संबंधित एक्टिविटी करवा दे। उससे पहले उसको इसमें चेंज करना होगा। ये जो पूर्व निर्धारित चीज है वो बदल जाएगी, और टीचर को चाहिए कि पहले वो बच्चों को नाउन पढ़ाए, नाउन के आधार पर ही वो बच्चों को प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करे। तो यानी कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब विकास के अलग अलग प्रारूप हैं, डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। उन सभी एस्पेक्ट्स में से अगर हम कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास के आकलनों को देखें, तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर संज्ञानों का विकास है, यानी कि दिमाग से संबंधित जितने भी चीजें हैं, चाहे उसमें रीजनिंग हो, तर्क करना हो, सोचना हो या समस्या समाधान हो, वो सारी चीजें संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएंगी। अब बच्चा अच्छे से दौड़ पाता है, एक्सरसाइज कर पाता है, लिख पाता है, वो सारी चीजें गति के विकास के अंदर आएंगी। बच्चे की विचार कैसे हैं,
क्या वो नैतिक है, क्या वो ईमानदार है, वो सारी चीजें आपके नैतिक विकास के अंदर आएंगी। बच्चा सच बोलता है, झूठ बोलता है, व्यवहार कैसा करता है, अपने साथियों के साथ वह मिलजुल कर रहता है या नहीं रहता, वो सारी चीजें सामाजिक विकास के अंदर आएंगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने क्या प्रपोज किया था कि इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों के अलग अलग विचार थे। किस संबंध में अलग अलग विचार थे साथियों? उस संबंध में अलग अलग विचार थे कि बच्चा जब खुद से बात करता है, मान के चलिए कि 3 साल का मेरा बच्चा है, कोई भी खेल खेलने के दौरान वह खुद से ही बातें करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल वह ट्रैक्टर चलाता है, अगर छोटा सा खिलौना ट्रैक्टर को वो चला रहा है और खिलौना ट्रैक्टर चलाते समय उसने एक छोटी सी जेसीबी भी खरीद रखी है, जेसीबी से वह उसके अंदर मिट्टी डालता है और स्वयं से ही बात कर रहा है। इस पूरी चीजों के दौरान, खेलने के दौरान या किसी एक्टिविटी के दौरान बच्चे का स्वयं से बात करना सेल्फ रेगुलेशन के लिए वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि यह बच्चे का इनर स्पीच है। इसी चीज को वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच की परिभाषा दी है, यानी कि वो ना तो डिसइक्विलिब्रियम है, ना ही एडेप्टेशन है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि वह बच्चे का निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच। दूसरा हम इसको कह सकते हैं प्राइवेट स्पीच है। वहीं अगर हम बात करें पियाजे की, पियाजे कहता है कि ये बच्चे का ईगोसेंट्रिक स्पीच है। ईगोसेंट्रिक, तो जहां पे ईगोसेंट्रिक आए आपको इसको अटैच कर देना है पियाजे के साथ। प्राइवेट स्पीच की बात आए जो कि बच्चे के विकास को रेगुलेट करेगा, वो है जी वाइगोत्स्की के साथ। तो वाइगोत्स्की और पियाजे में बच्चे की पर्सनल टॉक के बारे में ये सारे डिफरेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें, इन लॉरेंस कोहलबर्ग, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था साथियों मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, चिल्ड्रन मूव्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड, यानी कि बच्चे ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी किया गया काम उसके परिणाम के आधार पर अच्छा है या बुरा है। टू अंडरस्टैंडिंग दैट द रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल, अब बच्चे ने ये समझ लिया कि रूल्स और लॉज फ्लेक्सिबल हैं और उनको बदला भी जा सकते हैं, यानी कि कोई भी कार्य कभी सही साबित हो सकता है और कभी गलत साबित हो सकता है। हम उदाहरण के साथ समझते हैं। चोरी करना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, लेकिन किसी के घर में उसके पेरेंट्स हैं या उसकी माता है, वो मरने की स्थिति में है बीमारी की वजह से, उसके पास पैसे नहीं है और उसने दवाई की चोरी की, दवाई चुरा ली भाई। तो दवाई चुरा ली अगर उस व्यक्ति ने, हालांकि नैतिकता के अनुसार चोरी करना गलत है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष की उस परिस्थिति में उसके लिए चोरी करना के बावजूद भी बच्चा ये समझ पाता है कि भाई यहां पर नियम कानून के अंदर थोड़ी सी छूट दी जा सकती है और वो बदले भी जा सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? इनिशियली बच्चा ये नहीं मानता, इनिशियली बच्चे को हम सही या गलत सिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा अलग अलग चरणों में जाता है, आगे के चरणों में जाते हैं, बच्चे की नैतिक विकास की अवधारणा और समझ बढ़ती जाती है। और इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास कर्मिक रूप से यानी सीक्वेंस की फॉर्म में स्टेजेस के अंदर होता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और बच्चे की ऊपर वाली सोच इस चीज को ही, इस सोच का कारण यही है कि बच्चा धीरे धीरे नैतिक विकास की आगे की अवस्थाओं की तरफ बढ़ चुका है, यानी ए और आर दोनों सही है और जो रीजन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन करता है असर्शन को। सो ऑप्शन ए के साथ यानी ऑप्शन 1 के साथ साथियों हम जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके हम अगर सेट्स को रीअरेंज करें तो यहां पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस और एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रापर्सनल स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स। तो साथियों दो चीजें समझ लीजिए, इंटरपर्सनल का मतलब है दूसरों की समझ और इंट्रा का मतलब है स्वयं की समझ, स्वयं की समझ या स्वयं से ही बातें करने वाला। जैसे अगर हम कहें इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन।
इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल का मतलब है कि स्कूल में ही अलग अलग हाउसेज के अंदर बच्चों को बांट दिया जाता है और बच्चों के आपस में मैच कराए जाते हैं, गेम्स कराए जाते हैं, उसको कहेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन में अगर साथियों बात करें, एक स्कूल अलग है, ए स्कूल है, एक बी स्कूल है, दोनों की टीमों का आपस में मैच होने वाला है, तो इसको कहेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल हमारा गलत मैच हुआ। लॉजिकल मैथमेटिकल में देख कहेंगे कि क्या डांस से मतलब है, लॉजिकल मैथमेटिकल को नहीं जी। म्यूजिकल में कि क्या वो कंपोजिशन स्किल्स यानी कि वो प्रदर्शन और रचना कर सके, हाँ जी, अपने चीजों को प्रदर्शन और रचना कर सके। स्पेशल के अंदर स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, वो तो नेचुरलिस्टिक हो गया यानी प्रकृतिवादी हो गया, जो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सही रूप से मेल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में साथियों हमें समझ लेना है कि लर्निंग जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, लर्निंग जो है, लर्निंग हमारी अलग अलग चीजों के द्वारा प्रभावित होती है। सबसे पहले यह प्रभावित होती है कि हमने पहले से क्या सीखा हुआ है। जो भी हम नई लर्निंग करेंगे उसमें सबसे मेन रोल है पहले से क्या सीखा हुआ है। अब पहले से सीखे हुए में हम कुछ चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो नई स्कीमा बनेंगे। जैसे हमने कुछ चेंज किया तो हमारी जो स्कीमा है उसके अंदर बदलाव आया, पुनर्गठित किया। उसके बाद ये जो बदलाव है ये अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा होगा। फैक्टर्स में एक फैक्टर हमारा समाज है, हमारा सामाजिक ज्ञान है, हमारी सामाजिक क्रिया है। परंतु साथियों ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम लर्निंग कहेंगे। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम लर्निंग कहेंगे। और इस प्रक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है वह आपका ज्ञान है। यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स ए प्रोसेस। ये जो पूरा काम किया, पहले हमारे पास पूर्व ज्ञान था, उसके अंदर हमने चेंज किए, चेंज करने के बाद नया ज्ञान अर्जित किया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसी को सीखने की प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस कहेंगे। तो यहां से हमारा ये स्पष्ट होता है कि पूर्व ज्ञान के ऊपर, प्रायर नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, स्कीमाज नए बनेंगे, सोशल एक्शन के द्वारा अफेक्टेड होता है। बट लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस है जी, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। और ऑप्शन में उल्टा दिया गया है, यानी कि उन्होंने कहा है लर्निंग इज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस। तो ऑप्शन 4 गलत है और हमें गलत ही चुनना था। 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोस्टर कब होगी। पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी, सेकंड क्वेश्चन में डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की, कि जहां पे बच्चा ने अपसारी रूप से अब डाइवर्जेंट थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया, वो प्रॉब्लम सोल्वर बन जाएगा। बच्चा जो है, बच्चा प्रॉब्लम सोल्वर कब बनेगा, समस्या समाधान करता, जब बच्चे के विचार ऐसे हैं कि बच्चा रटंतु तोता नहीं है बल्कि मौलिक रूप से सोच पाता है और उसी के अनुसार मौलिक रूप से सोच पाएगा, तभी वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा। कार्यात्मक स्थिरता यानी कि रिजिडिटी आ गई। रिस्पॉन्स सेट एक अलग चीज है। पैसिव इमिटेशन का मतलब बच्चा चुपचाप नकल कर रहा है, सो ये सारी चीजें नहीं होंगी। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, किस स्टेज के अंदर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है और सिर्फ खुद का बेनिफिट देखता है, यानी कि स्वार्थी प्राणी है ना, स्वार्थी प्राणी बच्चा। सेकंड जो स्टेज है, पहली स्टेज के अंदर बच्चा कोशिश करेगा कि वह एक अच्छा बच्चा बन के दिखाए, और दूसरी जो स्टेज है, दूसरी स्टेज के अंदर बच्चा चाहता है कि उसका बेनिफिट हो, यानी कि मुझे क्या मिलेगा। बच्चे को अगर कोई भी काम कहेंगे, कोई भी क्वेश्चन कहेंगे या बच्चे से किसी भी चीज की हम उम्मीद करेंगे, तो बच्चे का सीधा सीधा सवाल ये है कि ये काम करने पर, ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा। तो ऑप्शन 2 यहां पर सही होगा। आपका लेवल फर्स्ट है और लेवल फर्स्ट की सेकंड स्टेज है। तो साथियों हम फिर से एक बार रिवाइज कर लें। यहां पर आपके 3 लेवल हैं,
और हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेज हैं। तो यहाँ पर फिर आपकी स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 और स्टेज 6। तो जब बच्चा स्टेज 2 पे है लेवल 1 की, तो बच्चे के अंदर ऐसे विचार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स डिमांड्स। पहली बात तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल हो गया, हमें बच्चे की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे की भाषा के बारे में पता होना चाहिए, साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी भाषा को रिसोर्स की फॉर्म में क्लास में कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी टीचर को इस संबंध में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उस चीज को इंक्लूड कर पाएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। अवेयरनेस एंड द सेंसिटाइजेशन अबाउट द डाइवर्स ट्रेडिशन। हाँ जी, बच्चे को उसको पता होना चाहिए कि डाइवर्स ट्रेडिशंस में किस प्रकार से संवेदनशीलता है और कैसे उनके प्रति जागरूकता हम बढ़ावा दे सकते हैं। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग। तो एविडेंस हमें इकट्ठे नहीं करने हैं, और वो भी किसके ऊपर? आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। तो स्टीरियोटाइप से तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें दूर रहना है। आइसोलेशन किसी का नहीं करना है जी। सेकंड ऑप्शन में जैसे आपको आइसोलेशन दिखाई दिया, आइसोलेशन को हम हटा देंगे। अलगाव नहीं करना है, बच्चे को अलग नहीं करना है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द, ग्रुपिंग नहीं करनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन ग्रुपिंग के बारे में नहीं कहती, वो भी सेम एबिलिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन ग्रुपिंग तो कर सकते हो, लेकिन विविध प्रकार के बच्चों को एक साथ रखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक कैटेगरीज डिसाइड कर दो, चाहे उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर सेम कैटेगरी बनाना इंक्लूसिव एजुकेशन के विपरीत है। तो साथियों आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करके जाएं, अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो कर रहे हैं तैयारी किसी भी टेट एग्जाम की, जहां पे सीडीपी आने वाली है। हमारे चैनल द पीएच क्लास को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अभी हम 15 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव फीडबैक। क्लासरूम के अंदर अगर हमें फीडबैक चाहिए तो उसकी क्या विशेषता है? क्या फीडबैक हमें क्लास के अंत में ही दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। पहली बात तो कार्य के दौरान दी जानी चाहिए। इसके लिए हमें बार बार व्यापक रूप से और ये देखना है कि स्पेसिफिक हम इनपुट्स दें, जो फीडबैक है वो स्पेसिफिक फॉर्म में दें। क्या ये ब्रॉड होनी चाहिए? ब्रॉड और जेनेरिक, यानी कि हमें इसका सामान्यीकरण नहीं करना है फीडबैक का। इट्स ओनली फोकस्ड ऑन द आउटकम्स। क्या सिर्फ आउटकम्स के ऊपर, जबकि प्रोसेस के ऊपर भी केंद्रित होनी चाहिए, किस प्रकार से कोई भी प्रक्रिया हो रही है। इट्स टाइमली, यानी टाइम पर दी जानी चाहिए, और स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो फीडबैक है वो अलग अलग समय अवधि में दिया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। जो प्रतिपुष्टि है तभी काम करेगी जब अगर उसको सही समय पे दिया जाए, और साथ साथ ये स्पष्ट रूप से बताया जाए कि सुधार कहाँ करना है। मान के चलिए हमने फीडबैक दे दिया कि बच्चे ने कुछ गलती की है, अक्सर पीटीएम में ऐसा होता है। तो फीडबैक में हमने दे तो दिया गलती की है, लेकिन उसमें सुधार किस विशेष चीज के अंदर उसमें सुधार किया जाना चाहिए ये भी बता होना चाहिए। प्रोक्सियोडोमिस्टल प्रिंसिपल स्टेज दैट इन इन्फेंसी। तो साथियों समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है, समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जहां पर मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो अंग है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तेजी से बढ़ते हैं यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ। तो यहाँ पर एक तो प्रोक्सियोडिमिस्टल और दूसरा सेफियो कैजुअल। सेफियो कैजुअल कहता है सिर से पैरों की तरफ ग्रोथ, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। और आपका प्रोक्सियोडोमिस्टल कहता है कि अंदर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर से आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड। तो साथ ही इस बारे में हमें ध्यान देना। ऑप्शंस पढ़ते हैं। द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो, यानी कि जो अंग है वो ज्यादा बढ़ेंगे फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 कहता है विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ये है सेफियो कैजुअल। भाषा का विकास तेजी से होता है। भाषा के विकास के बारे में संबंधित सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो शारीरिक विकास के संबंधित सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
18 क्वेश्चन में हम असर्शन देखें, स्कूल करिकुलम शुड गिव रिस्पॉन्सिबल स्पेस एंड वैल्यूज टू द लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है, यानी स्कूल को इज्जत देनी चाहिए और उचित मूल्य और सिद्धांत देना चाहिए विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पहचान को। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि अगर हम उसकी संस्कृति का प्रयोग रिसोर्स के रूप में करेंगे तो बच्चे की सीखने की गति तेज हो जाएगी, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो इसलिए हमें, तो इसी कारण की वजह से हमें बच्चे की सांस्कृतिक पहचान को उचित स्थान देना चाहिए। यानी कि ये रीजन भी सही है और ये रीजन सही से व्याख्या भी करता है इस असर्शन की। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन क्लास के दौरान किया जाता है। साथ में हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो साल के अंत में नहीं किया जाता, इट्स नॉट द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम आपका समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक मूल्यांकन, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य यह है बच्चे का आकलन करना नहीं है, बल्कि इस चीज का आकलन करना है कि किस प्रकार से प्रक्रिया के अंदर बदलाव किया जाए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कर पाए। यानी कि ये उस बात की प्रतिपुष्टि है कि शिक्षक को अपनी जो पाठ्य योजना है उसमें क्या बदलाव करना चाहिए। निदानात्मक मूल्यांकन भी है, इट्स ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम मानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत, तो नई अवधारणा की शुरुआत तो नई कक्षा में होगी, जो कि नहीं है। छात्रों और शिक्षकों की अग्रगामी प्रतिपुष्टि देने के लिए, आगे के लिए प्रतिपुष्टि हमें नहीं देनी है। एक मूल्यांकन जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार तुलना करने में सहायक होता है। तो साथियों, पहले तो हमें यह देखना है कि ऑप्शन में हमें वो चुनना है जो कि गलत है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन 1 को देखें, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए पहले से बच्चे को क्या आता है और क्या उसमें सुधार की जरूरत है। छात्रों और शिक्षकों को फीडबैक देने के लिए एक मूल्यांकन जो मानदंड के एक मानक बच्चों की तुलना नहीं करता है, बच्चों में सुधार के लिए बनाया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक आकलन एक छात्र के सीखने में जो उसकी गलत अवधारणा है उसकी पहचान में मदद करेगा, और शिक्षक की इस चीज में भी मदद करेगा ताकि शिक्षक अपनी अधिगम प्रक्रिया के अंदर कुछ बदलाव कर पाए। तो साथ ही ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे, क्योंकि हमें चुनना था वो जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। Which of the following is a typical characteristic of dyslexia? डिसलेक्सिया के संबंध में, यानी कि जहां पर बच्चे को मुख्य रूप से अक्षरों और ध्वनियों को पहचानने और उनको मेल करके समझने में दिक्कत आती है और उनको बोलने में दिक्कत आती है, वहां पर हम डिसलेक्सिया मानते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें डिफिकल्टी इन द क्रिएटिव, तो क्रिएटिव तो होते हैं जी, डिसलेक्सिक चाइल्ड क्रिएटिव होते हैं, आपने तारे जमीन मूवी में देखा होगा। डिफिकल्टी इन द फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, हाँ जी, फोनोलॉजी से रिलेटेड ध्वनात्मक रूप से जहां चीजें आएंगी, ध्वनियों को पढ़ना और बोलना जहां पे आएगा वहां पर बच्चे को समस्या आएगी। उसको बी जो है वो डी के जैसे दिखाई देता है और जो पी है वो क्यू के जैसे दिखाई देता है, इस वजह से वो पढ़ ही नहीं पाता। फिजिकल कोऑर्डिनेशन उसका सही होता है, स्पेशियल अवेयरनेस होती है बच्चे की, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई आती है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में बच्चे को दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानना है हमें, बच्चे की योग्यता के बारे में तो मदद करेंगे। वे प्रश्न जो सरल भाषा में पूछे जाते हैं, बच्चे अगर डेफिनेशन अगर हम पूछेंगे, रटने वाले बच्चे आंसर देंगे, हमें तो क्रिएटिव बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जाननी है। क्वेश्चन दैट आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट द पर्सनल ओपिनियन, बच्चे का स्वयं का जो अगर हम किसी बारे में कहें, उदाहरण के लिए एक बड़ा क्रिटिकल इश्यू है, उदाहरण के लिए हम कहें अरावली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपके अपने विचार क्या हैं। तो जब बच्चे को उसके खुद के विचार जानने के बारे में अगर हम उत्साहित करेंगे या उससे पूछेंगे, तब जाके बच्चा क्रिटिकली सोचेगा, जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करेगा और फिर अपने आंसर देगा। फिर अगर हम ऑप्शन 3 को देखें तो ऑप्शन 2 कुछ हद तक सही है। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द एग्जांपल्स, क्या सिर्फ हमें एग्जांपल्स जानने हैं,
क्वेश्चन दैट आस्क फॉर ए समरी, तो समरी दी हुए टेक्स्ट की अगर हमें समरी जाननी है तो कोई भी बच्चा उसकी समरी बना सकता है, एक उदाहरण भी कोई बच्चा दे सकता है। लेकिन जब हम बच्चे की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चा क्रिटिकली सोचे और फिर आंसर दें। साथियों क्वेश्चन नंबर 22, इम्पेयरमेंट यानी कि बाधिता क्या है? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दोनों में फर्क है। डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट दोनों में फर्क है। इम्पेयरमेंट आ गई यानी कि वो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है। किसी बच्चे का हाथ नहीं है, एक हाथ कट गया है, बच्चे को जन्म से दिखाई नहीं दे रहा है, ये बायोलॉजिकल है। और डिसेबिलिटी का मतलब होता है बच्चे के अंग सही सलामत है लेकिन कार्य करने की क्षमता प्रभावित है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे जो होते हैं, जो डिस्ग्राफिया के शिकार होते हैं, डिस्कैलकुलिया के शिकार होते हैं, उनको अपने अपने अलग अलग अक्षमताएं होती हैं जहां पर फंक्शनल डिसेबिलिटी है। उदाहरण हमने कुछ देर पहले लिया था डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से भाषा से संबंधित, बोलने से संबंधित, तो इसमें मुख्य रूप से ध्वनियों और अक्षरों को पहचानने में और साथ ही उनको मेल करने में दिक्कत आती है बच्चे को, तो ये आपका एक फंक्शनल कंडीशन है। तो डिसेबिलिटी फंक्शनल है और इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल है, जन्म से जैविक है। साथियों आगे बढ़ते हैं। Which one of the following epity defines a relationship between the cognition and the emotion? Cognition यानी संबंधित है दिमाग से, संज्ञान से, पियाजे से। इमोशन संबंधित है आपकी भावनाओं से। अब साथियों कमाल की बात यह है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे में इंटरवूवन है। हमने क्लास 1 के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था, यानी कि ये एक दूसरे में गुथी हुई हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब प्रभावित किस हद तक करते हैं इस बारे में हम जजमेंट नहीं दे सकते। कई बार हमारे संज्ञान हावी हो जाते हैं भावनाओं पर और कभी हमारी भावनाएं भारी पड़ती हैं संज्ञानों पर। कुछ लोग जो होते हैं वो कहा जाता है ना दोस्तों कि कुछ दिमाग से सोचते हैं और कुछ दिल से सोचते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोग्निशन और इमोशंस, एक चीज से अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के से पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ भावनाएं कंट्रोल करती हैं, या ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कोग्निशन कंट्रोल कर सकते हैं, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र नहीं है, बट दे आर डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट किस हद तक? डिपेंडेंट के साथ साथ हम कहेंगे इंटरवूवन, एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था हमारी पहली कक्षा में, आटा और पानी। आटा और पानी को अगर हम गोथ देते हैं, आटा लगा देते हैं, तो उसके बाद हम पता नहीं कर सकते कि आटा कहां पर है और पानी कहां पर है, दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। 24th क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास के अंदर अगर भाषा का विकास करना है तो किस प्रकार का संशोधित होता है, किस प्रकार से फैसिलिटेट करता है? तो यहां पर हमारे ऑप्शन है, व्हेन द टीचर यूज द करेक्ट एग्जांपल्स, जब अध्यापक बिल्कुल सही उदाहरण लेकर कॉन्क्रीट एग्जांपल के साथ शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे जाता है। इसीलिए कहा जाता है साथियों, सबसे पहले जो ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। जैसे अगर हम संज्ञा का, नाउन का टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं तो बच्चे के नाम से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपका नाम क्या है, इस वस्तु का नाम क्या है, सामने रखे चौक, टेबल, हर चीज के नाम, और फिर उसको उदाहरण के रूप में लेके जाइए। पहले ठोस उदाहरण दीजिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दीजिए, और फिर डेफिनेशन की तरफ लेके जाना है। या फिर ऑप्शन 2 कहता है कि जब हम फॉर्मल लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करें तो फॉर्मल लैंग्वेज के साथ स्टार्ट नहीं करना है, बच्चे की भाषा, बच्चे की मातृभाषा में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसकी अवहेलना और उपेक्षा तो किसी भी कक्षा में नहीं होनी चाहिए। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों से शुरू नहीं करना है, पहले हमें हमारी जो चीजें हैं वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल की फॉर्म में हो, स्पेशली छोटे क्लासेस के अंदर। धीरे धीरे हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए साथियों प्राइमरी जो क्लासेज होती हैं वहां पर हम देखें कि वो TLM एनरिच इसलिए बनाई जाती हैं। दीवारों पर बहुत सारा सामान, बच्चे के चारों तरफ बहुत सारा सामान,
ताकि बच्चा धीरे धीरे कॉन्क्रीट रूप से सीखे और फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाए। और यही आपका पियाजे का सिद्धांत कहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अलग अलग आपकी जो थ्योरी है, उसमें से पियाजे की जो थ्योरी की जो 4 आपकी स्टेजेस हैं, उसमें से आपकी जो फाइनल स्टेज है वहां पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से समझने लगता है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन। बच्चे के अंदर, बच्चे को मतलब नहीं है बाहर से क्या पुरस्कार मिलने वाला है, बच्चे को किसी काम करने के दौरान जो आनंद मिलता है, व्यक्तिगत रूप से जो मजे आते हैं, जो कि ना कि किसी बाहरी पुरस्कार के लालच में है, ना ही दूसरे के कंपटीशन से है, ना ही किसी पनिशमेंट के डर से है, बल्कि बच्चा काम करने में, सीखने में जब आनंद की अनुभूति होने लगती है, वही आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो साथियों, यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन वही है जब बच्चा व्यक्तिगत रूप से आनंद लेता है। ऑप्शन ए में बताया बाहरी पुरस्कार के लालच में, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। दूसरों के साथ कंपटीशन करेगा, बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। दंड के भय से यानी पनिशमेंट के डर से, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। तो साथियों, हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, स्कैफोल्डिंग यानी कि आलम्बन या किसी को सहारा देना। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, उदाहरण के लिए आप समझिए, उदाहरण के लिए हम ये समझ लेते हैं, एक साइकिल चलाने वाला बच्चा जब शुरू में साइकिल सीखता है, पेरेंट्स पीछे से धक्का देते हैं या बड़े भाई बहन पीछे से पकड़ते हैं, धीरे धीरे वो पैडल लगाता है और साइकिल चलाना सीख जाता है। यही धक्का देना या सहारा देना, इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। क्लास के अंदर अगर हम उदाहरण के तौर पर माने, पहली कक्षा या नर्सरी क्लास में आने वाले बच्चे इनिशियली टीचर या उसके पेरेंट्स बच्चे के हाथ में पेंसिल पकड़ाकर पर अपने हाथ से ही बच्चे को सहारा देकर लिखवाते हैं। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है और इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। बड़ी क्लासेज के अंदर अगर आप साथियों देखें तो जो हिंट दिए जाते हैं, इवन एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के अंदर भी अगर आप देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ हिंट दिए होते हैं। तो जो हिंट दिए होते हैं वो सभी चीजें बताती हैं कि उसको फोल्डिंग का उदाहरण है। कई बार क्वेश्चंस आधे सोल्व करके छोड़ दिए जाते हैं या कोई पैटर्न दे दिया जाता है। एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबों में हम देखेंगे कि 3 पैटर्न दे दिए साथियों और फिर चौथा पैटर्न पूरा हमें करना है। वो सारी चीजें भी इसको फोल्डिंग का एग्जांपल्स हैं। तो यहां पर अगर हम पहचाने, थिंक अलाउड यानी बोलकर सोचना, बिल्कुल सही है। संकेत और इशारे, जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रॉम्प्ट्स और क्लूज या हिंट जो दिए जाते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस भी पार्ट होते हैं इसी का। आधा हल किया गया उदाहरण, यानी अभी ने कुछ देर पहले इसका एग्जांपल लिया था। रट कर दोहराना ना तो स्कैफोल्डिंग का हिस्सा है और ना ही हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा है। तो ऐसा ऑप्शन जहां पर ई है, ई वाले को हटा देंगे हम। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है कि चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो बोलकर सोचना हो, चाहे प्रॉम्प्ट्स और क्लूज हो, चाहे वो हाफ सोल्ड एग्जांपल्स हो, वो सभी एग्जांपल्स हैं आपके स्कैफोल्डिंग का यानी सहारा देने का। तो साथियों, स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट जो हो जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ही संबंधित है। चलिए 27th क्वेश्चन, इन कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट चिल्ड्रंस अचीव ग्रोस मोटर स्किल्स बिफोर द फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि पहले बच्चे की बड़ी मांसपेशियां काम करेंगी, फिर धीरे धीरे छोटी मांसपेशियां काम करेंगी। तो इसको हम किसका उदाहरण माने, तो वही हम उदाहरण मानेंगे अंदर से बाहर की तरफ। बच्चे का विकास सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ना ही ये अनार्किक है यानी अराजक है, ना ही ये लीनियर है यानी रेखिक है, ना ही ये कैफियोसेजुअल है। कैफियोसेजुअल का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। और प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब है अंदर से बाहर की तरफ, समीप से दूर की तरफ। अंगों का विकास ज्यादा होगा। और हाँ, इसमें हम ये जान सकते हैं कि बच्चे पहले हाथ हिलाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे कोहनी से हिलाएंगे, फिर बच्चों की उंगलियों के अंदर मूवमेंट आएंगे। कुछ दिन बाद बच्चे उंगली में पकड़ना सीख लेंगे पेंसिल को, उसके बाद पेंसिल से लिखना भी सीख लेंगे। तो यही सारी चीजें जो सूक्ष्म कौशल है उनका विकास है आपका
डोमिस्टल। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश करती है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब बच्चे के सामने सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है। प्री ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन उससे भी पहले की स्टेज है। तो प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस जो हैं उसके बारे में अगर हम देखें, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस दोनों के अंदर होता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग किसी में भी नहीं होती, ना पहले में होती यानी कि ना ही प्री ऑपरेशनल में होती, ना ही कॉन्क्रीट में होती। सबसे पहली जो स्टेज है वो सेंसरी, उसके बाद है आपकी प्री ऑपरेशनल, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फाइनल है ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल के अंदर होती है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी पहली स्टेज में ही आ जाता है, यानी बच्चा 2 साल तक पहुंचते पहुंचते इससे पहले ही सीख जाता है कि मान के चलिए आपने किसी चीज को पीछे से छुपा लिया और आप कहते हैं कि भाई चिड़िया ले गई, कोको ले गई, तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसके अंदर ये समझ आ गई है 2 साल तक होते होते कि कोको कोई चीज नहीं लेके जाती, वस्तु वहीं पर अभी भी है। यानी पर ऑप्शन जो 2 है डिसेंटरिंग, तो डिसेंटरिंग वो मुख्य रूप से चीज है जो प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 6 और 6 से 12 वाली के अंदर जो डिफरेंस आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और प्री ऑपरेशनल में, वो विकेंद्रण की भावना है। यानी अगर हम चीजों को बड़े ग्लास के अंदर उतना ही पानी डाल दीजिए और छोटे ग्लास के अंदर उतना ही पानी डाल दीजिए, तो बच्चे कहेंगे कि जो बड़े वाला पानी है उसकी मात्रा अलग है और छोटे ग्लास के अंदर उतना ही पानी डाला वो अलग है। तो इस प्रकार की जो भावना है वो है विकेंद्रण, और विकेंद्रण की भावना आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को इस बारे में पता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक ऑन हर लेग while jumping Aru says that the rope deliberately got her out। तो अभी भी उसमें कौन सी अवस्था है, अभी भी वो सोच रही है, वो अपना आरोपण कर रही है किसके ऊपर, रस्सी के ऊपर। उसने कहा कि भाई रस्सी ने गिरवा दिया मेरे को, या रस्सी ने आउट करवा दिया। तो यहाँ पर इस भावना को हम कहेंगे कि जो निर्जीव पशु हैं उनको भी सजीव मानने की भावना कहलाती है एनिमिज्म। एनिमिज्म, एनिमिज्म को कहेंगे जीववाद हिंदी में। तो जीववाद की भावना वो कहेंगे जहां पर बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। अब रस्सी ने थोड़ी गिरवाया है, रस्सी की वजह से आउट नहीं हुई है वो लड़की, और लड़की का नाम है अरु। तो अरु लड़की रस्सी की वजह से जानबूझकर आउट, ऐसा उसका कहना है। यानी कि वो अभी भी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है, अभी भी उसके अंदर जीववाद की भावना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें 29th में ऑप्शन हम देखें प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। साथियों क्वेश्चन नंबर 30, सोशल कंस्ट्रक्टिव व्यू जो है लर्निंग का वो क्या एडवोकेट करता है। सोशल कंस्ट्रक्टिव यानी कि बच्चा समाज के अंदर सीखता है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, बच्चा दूसरों से सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो क्या दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा, नहीं जी। सक्रिय प्राणी है, बिल्कुल सही। व्याख्यान देना बिल्कुल गलत है। दोहराना यानी रिपीटेशन, रटना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे कि लर्नर जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में समाज का भी उतना ही योगदान है, और बच्चा स्वयं भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। यही इसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे साथियों। इसके अलावा साथियों 30 क्वेश्चन के अलावा आप ध्यान दीजिए कि हमने लॉन्च किया है सीटेट लेवल 1 लेवल 2 के लिए स्पेसिफिक कंप्लीट कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9518198837 पर, या दी हुई मेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल करें। कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लास मिलने वाली है, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में डाउट सेशंस हम रखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में सॉल्यूशंस के साथ साथ, और आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 10 असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाने वाली हैं। तो साथियों आप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। साथ साथ वीडियो बनाने में काफ़ी हमने मेहनत की है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट, एचटेट या यूपीटेट की। हमारे चैनल द पीएच क्लासेज को जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी ग्रोथ आपकी अपनी ग्रोथ होगी। तो मिलते हैं साथियों इस सीरीज की अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।